हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो आया था 2019 के दिसंबर में। जो भी बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देख कर गए होंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सरप्राइजेज़ नहीं मिलेंगे। ये पता रहेगा कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं, ये भी पता रहेगा कि कभी कभी ऑप्शंस बहुत लेंदी दे देता है, ये भी पता रहेगा कि एलिमिनेशन टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है। और ये सारी चीज़ें वैसे ओवरऑल एक रियल एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ एक बार प्रीवियस ईयर पेपर को देख लें। मैं यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। तो भाषा के अर्जन की सर्वाधिक संवेदनशील अवधि जन्म के पूर्व की अवधि तो हो नहीं सकती। किशोरावस्था से हम अच्छा भला बोलना सीख जाते हैं, तो जो सर्वाधिक संवेदनशील अवधि है वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कॉल्वर के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो लॉरेंस कॉल्वर के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देती है। यह किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है जेंडर पक्षपात का। ये क्वेश्चन आप खुद कर लेते। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। ठीक है, बच्चों के साथ बातें करिए इस बारे में। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो ये है लेव वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, जिक्सॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरीके से संबोधित करते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार नजमा व्यक्तिगत वार्ता कर रही है। देखिए, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। जो भी एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैथ्स वगैरह, वहाँ मैं थोड़ा और क्लियर तरीके से समझाऊंगी। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है पाठ ढांचा यानी कि स्कैफोल्डिंग का। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो ये है संरक्षण कच्चा समावेशन। ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है। आपने पियाजे को पढ़ रखा होगा, उनकी अवस्थाओं को पढ़ रखा होगा, तो ही इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। तो स्कीमा पियाजे की संरचना है। ठीक है। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि के बारे में क्या सही है, आप इन तीनों ऑप्शन को देख लीजिएगा एक बारी। ठीक है, बुद्धि के बारे में लेकिन जो सही है वो ये है, बुद्धि बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? रूही प्रदर्शन कर रही है सृजनात्मक विचारक। रूही एक क्रिएटिव थिंकर है। 13 क्वेश्चन हमारे पास है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। भाई सोचिए कि आप एक शिक्षक हैं, आप ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए नहीं कह देंगे, जैसी स्थिति उसे वैसा ही स्वीकार भी नहीं करेंगे, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम भी नहीं करेंगे। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके को ढूंढना चाहिए। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजना को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, कभी कभी तैयार करना चाहिए, नहीं, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। पठन बैफल यानी कि डिसलेक्सिया बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो ऐसे बच्चे धारा प्रभाव पढ़ नहीं पाते। ठीक है।
शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? बताइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ा होगा आप में से किसी ने, तो उसे पता होगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिपेक्ष। 17 क्वेश्चन हमारे पास है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है? संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? भाई, अगर बच्चा हर एक परिस्थिति में अलग अलग तरीके से सोच रहा है, वो तरीके काम नहीं भी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके, नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये ऑप्शन 4 ही इसका करेक्ट होगा। प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए, यही ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। क्योंकि एक बार आप अगर तीनों पढ़ लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि सबसे बेस्ट यही है, भले ये बेस्ट नहीं भी लग रहा हो तो भी। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं? सन्निहित। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संरचनावादी सिद्धांत अगर किसी ने पढ़े हैं तो उसे ये पता है कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं? क्या परिणाम होते हैं? अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। 23 क्वेश्चन है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। ये नहीं, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? सार्थक अधिगम को क्या बढ़ावा देगा? सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ठीक है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ठीक है। और देखो, तुलना नहीं करनी है, शारीरिक दंड भी नहीं देना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी आर राइट आंसर। 25 क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। करा के लिखा होना चाहिए था। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? बच्चों के सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित विचार मंथन करके। 27 क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो ऐसा किस अवधि में होता है? सबको पता है, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? आप जब भी नहीं देखेंगे एकदम अलर्ट हो जाएंगे। मैंने बहुत बारी अपने क्वेश्चन नहीं के चक्कर में गलत करे हैं, आप प्लीज़ ऐसा मत करना, ठीक है। विकास के बारे में, विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है ये वाला हमें बताना है। तो देखिए, विकास जीवन पर्यंत होता है, सही है। विकास परिवर्तित होता है, ये भी सही है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते, ये बात गलत है। तो क्योंकि ऑड वन आउट है, एक तरीके से नहीं पूछा था, दिस विल बी आर राइट आंसर। व्यक्तित्व भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है? लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति मैटर करता है, लेकिन अकेला नहीं। जन्मजात विशेषताएं ये भी बहुत मैटर करती है, बट अकेली नहीं। पर्यावरणीय प्रभाव भी मैटर करता है, बट अकेला नहीं। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच की जटिल पारस्परिक क्रिया। 30th क्वेश्चन हमारे पास है, ये लास्ट क्वेश्चन है पेडागोजी सेक्शन का। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? जिसने पढ़ रखा होगा वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे देगा। 4th विल बी आर राइट आंसर। सॉरी, द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी के बारे में पूछा है, तो 3rd विल बी आर राइट आंसर। आई एम सो सॉरी, ठीक है। तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं मैथ्स के सेक्शन पर। मैथ्स का सेक्शन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है। 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को 3 प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी?
ठीक है। ए ब्रांड जो है वो 10 पेन एक पैकेट में रख रहा है। अगर ए, आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक देखो, ऑप्शन नंबर 1 आप उठाओ। अगर ए के आप 10 पैकेट खरीद ले ब्रांड ए के, तो 10 पेन है एक पैकेट में, आपके पास 100 हो जाएंगे। ठीक है। अगर बी के आप 12 पैकेट खरीद लें, क्योंकि एक पैकेट में 12 पेन है, तो 144 हो जाएंगे। तो पहली वाली बात तो यहीं पे गलत हो रही है। समान पेन तो हमें नहीं मिल सकते ऑप्शन ए से। ऑप्शन बी में आप जाएंगे तो भी देख लेना नहीं मिलेंगे, ऑप्शन सी में आप जाएंगे नहीं मिलेंगे। ऑप्शन 4 देखो क्या कह रहा है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि ए के आप 12 पैकेट खरीद लो। तो 12 पैकेट जैसे ही आप ए के खरीदोगे तो क्या होगा कि एक में 10 हैं पेन एक पैकेट में, तो 120 आपको मिल जाएंगे ए ब्रांड के। बी ब्रांड के आपको खरीदने हैं 10 पैकेट, एक पैकेट में 12 पेन है, एक पैकेट में 12 हैं, 10 खरीदने हैं, तो 120 यहाँ से मिल जाएंगे। सी ब्रांड के आपको कितने पैकेट खरीदने हैं? 5 खरीदने हैं, और क्योंकि एक पैकेट में है 24, तो यहाँ से भी हमें 120 मिल जाएंगे। तो क्या हुआ, तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में मिल गए। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा करेक्ट। ठीक है। देखो भाई, यहाँ जिस तरीके से मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ, उस हिसाब से कोई मेरे मैथ्स को जज ना करे। मैं यहाँ पे सिंपलेस्ट वे बता रही हूँ कि अगर किसी को गणित नहीं आती तो कहाँ से अप्रोच लगा ले। ठीक है। जब मैं गणित पढ़ाऊँगी तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगी, मुझे इतना विश्वास है। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। खैर 32 देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग बनाया ये हमने, यहाँ पे बनाते हैं, ये रहा। अब इसको 4 बराबर भागों में काटना है, तो कैसे काटेंगे? एक यहाँ से काट दो, एक यहाँ से काट दो। अब कह रहे हैं छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये 4 थी, आपने यहाँ तक काटा, ये 2 बची, ये 2 बची, यहाँ पर भी ये 2 बची, ये भी 2 बची, तो क्या हुआ, 2 2 4। इसका क्षेत्रफल 4, इसका क्षेत्रफल 4, इसका 4, इसका 4। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर। तो भुजा है 2, उसका स्क्वायर किया 4, तो प्रत्येक का हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, गलत कथन ढूंढना है इसमें से। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, ये बात तो खैर गलत है। सभी अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, ये सही है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये बात भी सही है। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, एक अंक वाली 4, हाँ ये बात भी सही है। तो यहाँ पर नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए हमारे पास क्या है। वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, जिसमें 1 और 10 को भी काउंट करना है। तो आप क्या करो, सभी से विभाज्य होगी, मतलब सभी से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगी। तो आप एक काम करो, सबका पहले ही मल्टीप्लाई कर लो, 1 × 2 × 3 × 4। ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2520। देखिए जैसे नहीं समझ में आ रही है, जिसकी मैथ्स वीक होगी वो भाई मेरे पढ़ाने का वेट करे, डिटेल में एक्सप्लेन करने का वेट करे। हाँ, मैं केवल पेपर सॉल्व करा रही हूँ। 35 क्वेश्चन है। आयशा के पास केवल ₹5 और ₹10 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 है और क्या कह रहे हैं 160 रुपये हैं, तो उसके पास 5 और 10 के सिक्के कितने होंगे? मैंने पहला वाला जो कराया था आपको क्वेश्चन एलिमिनेशन टेक्निक से, इसको भी वहीं से करते हैं। सीधे सीधे ऑप्शन उठा लो। आप समझो कि 5 रुपये के अगर आपके पास 18 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? खुद से बताना, 90 रुपये हो जाएंगे। और अगर 10 रुपये के 7 सिक्के होंगे तो कितने रुपए हो गए? 70 रुपये हो गए। तो यहीं से ये 160 हो गया। पहले ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लो, 160 रुपये यहीं से बन गए सीधे सीधे। तो ए के कितने सिक्के चाहिए? 18, और 10 रुपये के कितने सिक्के चाहिए? 7। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास है। ये देखो बोर्ड मार्क्स से होगा, जिसने बोर्ड मार्क्स पढ़ रखा होगा वो ये क्वेश्चन को कर लेगा। ठीक है, बोर्ड मार्क्स से होगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन में हम सबसे पहले डिवीज़न को ढूंढते हैं। तो डिवीज़न कहाँ है? ये है डिवीज़न। तो 21 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा? 21 को 7 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3, माइनस 3 का गुणा 12.5 में करेंगे, आपको मिल जाएगा 37.5, और यहाँ पर भी माइनस लगा है। 17.5 का गुणा 3 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा 52.5। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके बताइए किसके पास क्या आंसर आ रहा है। आंसर आएगा इसका 2। ठीक है, 12। इसको सॉल्व कर, इसे तो कर ही लेंगे ना। 52.5 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 49.5। उससे 37.5 घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। ठीक है, नीम के वृक्ष कितना है? 1/6 है।
आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। आधे अशोक के हैं और शेष, यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? 1/6 आपको बताया कि नीम में इतना भाग है जो नीम के पेड़ हैं, इनकी संख्या बराबर 5 दी है, तो 1/6 की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 30। मतलब जो ये पता चल गया एक बाग में पेड़ों की कुल संख्या 30 है। ठीक है, तो आधे वृक्ष कितना? 5 वृक्ष तो नीम के पेड़ के हैं, आधे वृक्ष अशोक के, यानी कि 30 में से 15 पेड़ हैं वो अशोक के हैं, तो शेष जो बचे वो यूकेलिप्टस के होंगे। कॉमन सी बात है, आ रही है बात समझ में? तो कितने बचे? 5 और 15 20, 10 में से 20 घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 4:30 बजे प्रस्थान करती है, शाम के 4:30 बजे। ठीक है, और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय है, बताओ। ये भाई सीधा सीधा काउंट कर लेना, घंटे तो घटाने और जोड़ने आते ही होंगे आपको, तो आप जब घंटे घटाएंगे जोड़ेंगे तो आप देख लेंगे यहाँ पर जो आंसर आएगा 40 घंटे 15 मिनट का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? ठीक है, घटते क्रम में आपको आरोही अवरोही क्रम तो पहले ही से पता होगा, नहीं पता है तो ये बड़े शर्म की बात है भाई, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, आप इनमें से देख लेना जो ऑप्शन नंबर, जो लंबाइयों को घटते क्रम में, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो 4 है वो है राइट आंसर। ठीक है, आप देख लेना, घटता बढ़ता क्रम आपको मेरे ख्याल से आना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 देख रहे हैं, एक 180 सेंटीमीटर लंबे तार को एक आयत के रूप दिया गया है, यदि आयत की चौड़ाई 30 है तो इसकी लंबाई क्या होगी? जो तार था 180 सेंटीमीटर, अगर आप उससे कोई आयत बना रहे हैं तो 180 सेंटीमीटर आपको क्या दिया है? परिमाप दिया है, मतलब समझ रहे हैं, बॉर्डर दे रखा है 180, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 × L + B। ठीक है, तो यहाँ पर B हमें कितना दे रखा है? चौड़ाई दे रखी है हमें 30, L हमसे पूछा है और 2 से मल्टीप्लाई, इक्वल टू कितना है? इक्वल टू है 180। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ 2 × L + 30 = 180। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 90 आ जाएगा, 30 इस तरफ ले जाएंगे तो L = आ जाएगा 60। ठीक है, L = आ जाएगा 60। कक्षा 41 क्वेश्चन हमारे पास है, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिख दिया, अध्यापक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? ठीक है, ऑप्शन पढ़ेंगे आप, उनको कॉपियों में सही उत्तर लिख देंगे, इससे क्या फ़ायदा होगा? बच्चा सीख जाएगा? नहीं सीख जाएगा। उन्हें मूर्त पदार्थों से विनिमय नियम समझाएंगे, ये आप कर सकते हैं, नीचे समझें। उनको एक समूह में रखेंगे, जिसमें इससे क्या हो जाएगा? इससे भी कुछ नहीं होगा। उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे, जब उन्हें पता ही नहीं है तो कह कर क्या हो जाएगा? भाई ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पे करेक्ट है। 42 क्वेश्चन देखते हैं, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। हाँ, ये तो ठीक है, प्रतिचित्रण मतलब हम फिगर उन्हें इसीलिए दिखाते हैं। अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, ये बात भी सही है। विषय को सरल और रुचिकर बनाना, हाँ है, तो ये भी सही मेरे ख्याल में, लेकिन 2 से ज़्यादा ऑप्शन तो आप चूज़ ही नहीं कर सकते। संख्याओं की निरस्ता, भाई ऐसा नहीं है, संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करने के लिए आप वहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर जो होगा तो आप बेस्ट ऑप्शन चुन लीजिए, तो पहला और दूसरा यानी कि 3rd हमारा राइट आंसर है। ठीक है, NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? पढ़ रखा है किसी ने? भाई एक बार देख कर जाइएगा NCF, ठीक है, अच्छे से। तो इसका जो आंसर होगा वो प्राथमिक में भाई अनुपात नहीं पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? ठीक है, क्या है? पैमाना,
पैमाना तो नहीं, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। ग्राफ पेपर, हाँ ग्राफ पेपर से आप समझा सकते हैं, क्योंकि आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों दिखानी है, तो ग्राफ पेपर पे दिखा सकते हैं कि अगर दोनों की लंबाई मतलब अलग अलग भी है, चौड़ाई भी अलग अलग है, तो भी सेम हो सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है धागा। धागा से आप नहीं समझा पाएंगे, ये टाइल से समझा सकते हैं भैया, टाइल ही अगर आपके पास, तो आप टाइल से समझा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आंसर होगा 2, बी और डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का क्या कारण हो सकता है, बताइए। लिंग कारण नहीं हो सकता भाई। गणित का स्वरूप भी कारण नहीं हो सकता। स्वाभाविक क्षमता, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता कैसे कारण हो सकती है, ठीक है। ये हो सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है भाई, हो सकता है बच्चा जहाँ से आ रहा हो वहाँ उन चीज़ों की उतनी वैल्यू ही ना हो, वहाँ मैथ्स पर इतना ज़्यादा फोकस ही ना करते हों, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है। तो क्या है, लघुत्तम समावर्त विधि का प्रयोग। भाई इससे तो मैं ही ना समझ पाऊँ, बच्चों का तो छोड़ो। और कागज़ों की पट्टियों का प्रयोग। कागज़ों की पट्टी का प्रयोग हम कर सकते हैं। कागज़ की पट्टी लीजिए, उनमें से मैं तो कह रही हूँ 1 से 3 टुकड़े कर दीजिए, 1 से 4 टुकड़े कर दीजिए, तो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ जो 1/4 वाली चीज़ है वो छोटी है, 1/3 वाली सही है। ये वाला तो हो सकता है। अब ये क्या है, डाइनस ब्लॉक्स का प्रयोग। डाइनस ब्लॉक, और ये है 4 संख्या। भाई डाइनस का तो आप नहीं समझ सकते, ठीक है, डाइनस से आप कुछ नहीं समझ सकते। संख्या चार्ट का प्रयोग बच्चे नहीं समझ पाएंगे इनमें से। ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। तो क्या है, पाठ्य योजना क्यों बनाई जाती है। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, नहीं भाई। पाठ्य संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ये इसका वैसे ठीक लग रहा है लेकिन बेस्ट आंसर नहीं है। विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, इसलिए तो ये वाला थर्ड ऑप्शन इसका सबसे बेस्ट बैठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं है। तो आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। गणित के अधिगम में भाषा संवादक भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, ये सही है। अध्यापक स्वीकार करता है, दी गई न्यून क्रिया को विभिन्न प्रकार से समझते हैं, ये भी सही है। प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला लक्षण नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जाती है, ठीक है। 49 क्वेश्चन कह रहा है, कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। गणित के तत्वों को सीखने के बारे में नहीं। गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए, नहीं। गणित पूर्णतः विषय परक है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन है मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयोग है। बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, हाँ यही कर देंगे आप। त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल फिगर, इसी से समझ जाएगा बच्चा। नीचे तो देखो, मानचित्र में शहरों का स्थान निर्धारण करने से कोई 3 डायमेंशनल फिगर को नहीं समझ। चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, इससे क्या कोई समझेगा। कक्षाओं की संख्या रेखा पर निरूपित करना, इससे भी नहीं समझेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ठीक है। गणित को उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, यही वाला गलत है, पहली बात यही सही नहीं है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मेरे पास। 6, अच्छा ठीक है, ये कुछ लिखा ही नहीं है, मैं कह रही हूँ यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, ये कुछ लिखा ही नहीं है। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं। कौन सा तरीका है ये भाई, तुलनात्मक जमा आपको सीधा सीधा दिख रहा है तो कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ऐड कर रहा है ना, घटा हटा तो नहीं होगा, और तुलनात्मक ही होगा, यहीं से समझ लो। अरे जुगाड़ से भी थोड़ा थोड़ा पेपर हो जाता है, वैसे पढ़ के जाओ, ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास है, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, 53 में एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, नहीं, यह योगात्मक प्रकृति का नहीं, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, ये वाला सही है। हिंदू अरबी गणना प्रणाली में आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास है, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। ठीक है, तो आप ऑप्शन पढ़ना। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान को अंतर्दर्शी समझकर विकसित कर सकें। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एकदम करेक्ट है, आप पढ़ लेना, समझ जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? क्या कह रहे हैं? मैथमेटिकल रीजनिंग का इंडिकेटर पूछ रहे हैं आपसे, तो गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, इससे तो मैथमेटिकल रीजनिंग बिल्कुल नहीं दिख रही। गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता, यही है भैया, रीजनिंग तो यही है कि तर्क दो एक। चलो, सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। देख लो भाई, मूल्य सूची देख लो सब लोग। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संजय ने कुछ खरीदा है, ये आप देख रहे हैं, जाने क्या क्या खरीद रखा है संजय ने, लेकिन हमसे लास्ट में क्या पूछा है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन है वो पैसे के टर्म में बात कर रहा है। तो अब क्या है, आप क्वेश्चन को पढ़ो। अब पढ़ो, संजय ने आधा किलो टमाटर खरीदे हैं, तो आधा किलो टमाटर कितने, 1 किलो टमाटर 40 के, आधा किलो टमाटर हो जाएंगे 20 के। ठीक है, फिर आधा किलो गाजर खरीदी है, नहीं 1 किलो आलू खरीदे हैं, 2 किलो आलू 25 के हैं, तो 1 किलो आलू कितने के हो जाएंगे, 12.5 रुपये के, 12.5 रुपये के। फिर कह रहा है आधा किलो गाजर खरीदिए, जो 250 ग्राम गाजर 20 रुपये की है, तो आधी किलो गाजर हो जाएगी 40 रुपये की। फिर कह रहे हैं कि 250 ग्राम मिर्च खरीदी है, तो 100 ग्राम मिर्च है 10 रुपये की, 250 ग्राम मिर्च हो जाएगी 25 रुपये की। फिर कह रहे हैं कि 6 नंग उसने नींबू खरीदे हैं, 4 नंग का प्राइस अगर 10 रुपये है तो 6 नंग का 15 रुपये हो जाएगा। आप इन्हें जोड़ लेना, 40 15 25 40 40 80 100, ये टोटल रुपए हो रहे हैं 112.5। तो कितने रुपए लौटाएगा, 200 का नोट दिया है, तो भाई लौटाएगा कितने, घटा देना, 112.5 को 87.5 आ जाएगा आंसर। इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ज़्यादा गणित नहीं थी, बस जोड़ घटाना था इसमें। 57 क्वेश्चन कह रहा है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। ठीक है, ये 2 अंकों की संख्या है। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, इनका अंकों का योग 5 आएगा, ये वाला तो ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि 3 4 का गुणज नहीं है। यहाँ पर अंकों का योग 8 आएगा, यही 3 5 का गुणज नहीं है। यहाँ पर अंकों का योग, लास्ट वाले में अंकों का योग 4 आएगा, ये भी 3 का गुणज नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा ये वाला आंसर सही है, ऑप्शन सही हो जा रहा है। देखो भाई, जिसको मैथ्स नहीं भी आती ना, उसके लिए भी ये हेल्पफुल है कि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें गणित की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ जोड़ घटाने की ज़रूरत होती है, दिमाग खुला रखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए 58 क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। ठीक है, कैसे करी गई है ये आप देख लो। क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा। राजीव ने अपनी कार को 7 AM सुबह 7 बजे पर पार्क किया और उसी दिन ही वह लेने 4:30 बजे पहुंचा शाम में। कितने रुपए का भुगतान करना होगा, कितने, 9.5 घंटे कार खड़ी रही है, तो 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक हम देख रहे हैं कि हमको 150 रुपये देने पड़ते हैं। तो उसकी 9.5 घंटे खड़ी रही है, तो 8 से ऊपर खड़ी रही है, तो वो 150 रुपये दे देगा। ये तो बहुत ही सरल सा सवाल था। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में आप लोग इसे अरेंज कर लेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में आप इसे अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए कि सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा ये है, इसके बाद सबसे छोटा कौन सा है, इसके बाद सबसे छोटा है ये, और तीसरे नंबर पर सबसे छोटा कौन है? तीसरे नंबर पर सबसे छोटा है ये। ठीक है, तो तीसरे नंबर पूछा था, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा।
भाई देखिए, मैं पहले से कोई सॉल्व करके नहीं बैठी हूँ, मैं खुद भी यहाँ आपको आपके सामने ही सॉल्व करके खुद भी सॉल्व कर रही हूँ पहली बार, तो आप सब मेरे साथ ही सॉल्व करें, डाउट हो तो मेरा वाला देख लें। देखो, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर अंक 8, ठीक है, दहाई के स्थान पर अंक 8, अभी हम इसमें और इसमें ऐसा हो रहा है। इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, ठीक है, इसमें भी 1/4 है, इसमें भी 1/4 है इकाई का अंक। हज़ार के स्थान का अंक 0, इसमें हज़ार के स्थान का अंक 0 है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वाला मैथ्स का सेक्शन देख लिया। अब हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ का सेक्शन, पढ़ेंगे क्या सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास है, यदि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है, यह ट्रेन सूरत से 19:45 पे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर, ट्रेन में औसत चाल क्या थी। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है, दूरी है 2120, और कितना टाइम लग रहा है आप देखेंगे, अगर आप 29 नवंबर से आप खुद ही निकालना, 29 नवंबर शाम के 7:45 से 1 दिसंबर 11:45, बीच में 40 घंटे हो रहे हैं, तो हम इसको 40 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि दूरी किलोमीटर में दी है तो हम सीधा सीधा घंटा लिख देंगे, आपस में क्रॉस करो, आपके पास आ जाएगा 53 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसका आंसर यही है। 62 क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेटलिफ्टर हैं, तो ये कर्नम मल्लेश्वरी। मैंने अभी स्टैटिक स्पोर्ट का वो दिया है वीडियो, जस्ट इस वीडियो के पहले ही दिए हैं, मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगी, उसमें एक क्वेश्चन था, मतलब मुझे नहीं पता था, मैं ये सॉल्व कराऊंगी और सेम क्वेश्चन मुझे यहाँ मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने डिफरेंट तरीके से वहाँ फ्रेम करा है, जिसको भी स्टैटिक स्पोर्ट पर वीडियो देखना हो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लें। 63 क्वेश्चन हमारे पास है, नीचे दिया गया कौन सा समूह जड़ों का समूह है, तो ये है गाजर, चुकंदर और मूली। 64 क्वेश्चन हमारे पास है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है, ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास है, नेपेथिन्स एक पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए। ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, एकदम सही बात है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये बात भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, ये बात सही नहीं है। यह कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक भाई आवाज़ तो कैसी भी नहीं निकालता है, खैर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ए और बी। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के किस राज्य में स्थित है, वो गुजरात में स्थित है, तो इजी सा क्वेश्चन था। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता, वह क्या है, वह है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तब और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में है, तो ए पर जाते हैं, ये मान लो एक्स है, पूर्व में ये रहा पूर्व, पहले ये समझ लो, ठीक है, ये NEW और S, ठीक है, इसे याद रखना भाई। पूर्व में जाते हैं यानी कि ईस्ट में जाते हैं, ए मिलता है, फिर वह वी पर जाते हैं जो ए से ठीक दक्षिण में है, दक्षिण यानी कि साउथ, मतलब नीचे आते हैं, ठीक है, 450। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में है, पश्चिम मतलब वेस्ट, इस तरफ को जाना है, ठीक है। फिर अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक उत्तर में है, 90 मीटर की दूरी पर अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है, तो डॉक्टर का घर इस दिशा में है, तो अगर आप देखेंगे कि ये कौन सी, N और W, ये वाली दिशा है, नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तर पश्चिम, ये रहा हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। 69 क्वेश्चन हमारे पास है कि चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, तो चेराव नाच करते हैं मिजोरम के लोग। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक, ठीक है। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नहीं पर सब लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, इसका आंसर है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना, ठीक है।
72 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो क्या, सॉरी यहाँ पे देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षाओं में 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ठीक है। 73 क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है कि 2nd, 3rd और 4th क्लास की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 हमारे पास है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का एक उप प्रकरण है। जानवर। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों के लिए वांछनीय गतिविधि है। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। बच्चों के द्वारा सक्रिय भाग लेना ज़रूरी है, बच्चों के समुदायों के सदस्यों का होना ज़रूरी है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें होना ज़रूरी है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। ठीक है ये भी, लेकिन किसी भी ऑप्शन में ABCD चारों को इंक्लूड नहीं किया, बेस्ट ऑप्शन ABC है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्या जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत तो बिल्कुल जोड़े जा सकते हैं, कहानियों को जोड़ा जा सकता है, शिक्षकों के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या नहीं, अवधारणाओं की प्रभाव नहीं, तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तीनों सही है, 4th ऑप्शन। 80 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूहों में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ऐसा क्यों किया जाता है। कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना, शिक्षकों के लिए कुछ भी आसान और प्रभावशाली नहीं ढूंढना है, बच्चों के लिए ढूंढना है। ठीक है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये तो सही है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये भी सही है। बच्चे देखकर जल्दी ग्रुप में जल्दी सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन भी बढ़िया हो रहा है, ये भी बढ़िया बात है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय, ये बिल्कुल गलत बात है, तो ऑप्शन यहाँ पे B और C हो जाएगा, यानी कि 3rd। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। सबसे प्रभावशाली संसाधन क्या है। परिवार के सदस्य हैं, समुदाय के सदस्य हैं, समाचार पत्र है, कक्षा भी है। फिर अगेन ABCD किसी में नहीं है, तो ABC बेस्ट ऑप्शन है, 3rd। ठीक है। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। अज्ञात से ज्ञात का। ठीक है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो क्या नहीं है, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। क्या दूर करना चाहिए बच्चों के आकलन में, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। ठीक है। 85 है, कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, क्या आप ऑप्शन पढ़ना, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। ठीक है। आप बाकी के ऑप्शन पढ़ लेना, यही वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। 86 क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है, बताइए। 86, ये तो भाई इजी क्वेश्चन है, आप ही बता देंगे। कौवा जो है वो उड़ रहा है, बाकी सब तो पानी में रह रहे हैं, ये तो कोई भी बता देगा। ठीक है। 87 क्वेश्चन हमारे पास है, हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा। यहाँ पर ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही ऑप्शन मिलाना है।
ठीक है, तो मिलाइए। हांगकांग क्या है? हांगकांग फर्स्ट का मिलेगा, पकाया हुआ सांप खाते हैं हांगकांग में। ठीक है। केरल में क्या होता है? किसी भी करी के साथ उबला टोपियोका। और कश्मीर में भाई ज़्यादा क्या होता है? कश्मीर में होता है सरसों के तेल की बनी मछली, लोग बहुत पसंद करते हैं। ठीक है। गोवा में ज़्यादा क्या होता है? नारियल के तेल पे बनी समुद्र की मछली लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो इनमें से देख लीजिए कौन सा सही है। सेकंड शायद सही है यहाँ पे। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? बताइए। ये करती है मैना। 89 है। घरों में नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ठीक है। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। ये भाई सही है। मनाली हिमाचल प्रदेश में बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। ये भी सही है। तो ए और सी सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन सही है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भाई सीटेट का पेपर बहुत हद तक प्रेडिक्टेबल होता है, मैं सही में कह रही हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करके जाओ, आपको बहुत सारी चीज़ें तो वहाँ सेम ही मिल जानी है। ठीक है। 90 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाथी बहुत कम आराम करते हैं, दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बात सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम पतिक झाड़ियाँ खा लेता है, ये बात तो गलत है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है, बात सही है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है, ये बात भी सही है। तो देख लीजिए तीनों मैच किस में कर रहे हैं? मेरे ख्याल में थर्ड में कर रहे हैं। हिंदी का पोर्शन शुरू करते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जिसने हिंदी को प्रथम भाषा, पहली भाषा के तौर पर चुना था, ये वाली हिंदी केवल वही बच्चे देखें। जिन लोगों ने इंग्लिश को पहली भाषा के तौर पर चुना, उनके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगी। ये वीडियो उनके लिए नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो हमें एक गद्यांश पढ़ना है, उसके बिहाफ पर नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया। हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी कभी भी कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया है जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसे ही हर्बर्ट रीड ने कहा है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद किशोर अवस्था और उसके बाद के सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, जैसे गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं, उन सब की बुनियाद तार्किक है। इन पर एकमात्र जोर देने का कारण है कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती हैं, पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती हैं। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकल जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज व रोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा है। इस भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। पढ़ लिया आपने ये? चलिए इसके बिहाफ पर ये क्वेश्चन करिए। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा हो फिर से पढ़ ले एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पॉज करके पढ़ लेगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? तो हमें किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? सिंपल सा ऑप्शन है, कला प्रवृत्ति पर। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय हैं, कैसे हैं? ये भी दे रखा है, सिंपल सा तर्क प्रधान है। ठीक है, अभी हम पढ़ के गए।
ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है? समाज उन्नति कर रहा है? नहीं कर रहा है। सृजन की राह पर है? नहीं है। और व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। अगर है होता तो हम इसे मार्क भी करते। समाज में विभाजन हो रहा है। 94 क्वेश्चन है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में क्या रास्ता अपना रही है? कौन सा रास्ता अपना रही है? पतन का रास्ता अपना रही है। नीचे के ऑप्शन पढ़िए। ज्ञान प्रगति कर्म में से किसी का नहीं अपना रही, तो पतन का ही अपना रही है। निम्न से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? बताइए। ये देखिए ऑप्शन, और यहाँ पर अभिव्यक्ति भिन्न है। ठीक है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। बताइए कौन सा निपात है? भी। आज की तालीम भी। 97 क्वेश्चन यहाँ पर होगा। ठीक है। विकसित शब्द में प्रत्यय है, क्या प्रत्यय? इत। ठीक है। ये तो प्रत्यय पढ़ रखे होंगे आपने, नहीं पढ़ रखे होंगे मैं आगे पढ़ाऊंगी, अभी पढ़ लो, हाल फिलहाल में पेपर देने जा रहे हैं तो। 98 क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जाता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा कैसा है? दुखद है। सुखद भी नहीं है, औसत भी नहीं है और पता भी नहीं है, दुखद है। ठीक है। 99 क्वेश्चन कह रहा है, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? विज्ञान को। ठीक है। ये क्वेश्चन सारे इजी थे, सबसे हो सकते थे। चलिए यहाँ पर क्या दिया है? निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न। यहाँ पर 100 से 105 तक फिर से इस काव्यांश को पढ़ना है, इसके बिहाफ पर आंसर मार्क करना है। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिमकिरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नागपत मेरे विशाल, युग युग अजय निर्वन मुक्त, युग युग के गर्वोन्नत नित महान। एक सेकेंड यहाँ जाने दो। निस्सीम व्योम में तान रहे, युग के किस महिमा का वितान, कैसी अखंड है चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नागपुत मेरे विशाल। भाई बहुत अच्छी है। चलिए जिसे पढ़नी हो पढ़ लो, ये लो, पॉज कर लो और पढ़ लो। ठीक है। क्वेश्चन करते हैं हम। हिमकिरीट का आशय है, किससे आशय है हिमकिरीट का? वर्क का मुकुट। सबको पता होगा हिमकिरीट का मतलब वर्क का मुकुट है, और नहीं पता है तो एक बार ये अच्छे से देख लेना, थोड़ा बहुत सेंस बन जाता है। ठीक है। आसपास में मेरी जननी के हिमकिरीट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है? नागपति का विग्रह और समास होगा, क्या होगा? नंगो पर्वतों का पति तत्पुरुष। ठीक है। विग्रह है नंगो पर्वतों का पति, और समास क्या है? तत्पुरुष समास है। 102 क्वेश्चन है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? ठीक है। चलो देखते हैं किस पंक्ति में कहा गया है। हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। वाल मेरे नागपत मेरे विशाल युग कैसे अखंड विषम जाल खोज रहा निदान, यहाँ तो नहीं है। हाँ ये रहा ना कि शक्तियों का ढेर है, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल, पुंजीभूत, ये रहा, यानी कि थर्ड। जिसे जीता ना जा सके, सिंपल सी बात है, अजय। लेकिन कह रहे हैं कि कविता के हिसाब से आंसर मार्क करना है, तो कविता में भी अजय लिखा ही होगा। देख लो भाई कविता में अजय कहाँ लिखा है? ये लिखा है, देखो कविता में अजय ये लिखा है, ये आंसर रहा। निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है? निस्सीम शब्द में है विसर्ग संधि। ठीक है। और हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वह, क्यों कहा है हिमालय को यतिवर? क्योंकि वह समाधि में लीन है। ठीक है। चलो 105 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमें अपने मतलब कोई किसी को पढ़ के नहीं, डायरेक्टली आंसर मार्क करना है। 106 क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। ठीक है। 107 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? क्या तरीका है? कहानी कहना तो है, कहानी लिखना भी है, घटना वर्णन भी, श्रुतलेख देखकर, मतलब वो जो क्या सुलेख जो मिलता है वही, उसमें भाषा आकलन नहीं कर पा रहे हैं आप, तो देखकर लिख रहा है बच्चा। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। इस बात से आप सहमत हैं? मैं तो भाई सहमत हूँ, ये बात पूर्णतः सही है।
ठीक है, 108 के बाद 109 क्वेश्चन देखते हैं। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने क्या किया है बताइए। रीमा ने पोर्टफोलियो तैयार किया है। ठीक है, पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में क्या, चित्र बनाना भी। वाक्य लिखना भी लिखना के अंतर्गत आता है। आप तो यहाँ पे सीधा सीधा एलिमिनेट ही कर दोगे इन दोनों को। अक्षर बनाना ठीक है आ सकता था, लेकिन चित्र बनाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है क्या है, अक्षरों की पहचान। पढ़ना सीखने में जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो अक्षरों की पहचान है। भाषा अर्जन क्षमता किससे संबंधित है, तो आपको पता है कि चॉम्स्की भाषा विकास के सिद्धांत भी दिया है चॉम्स्की ने, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर चॉम्स्की है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो कंप्यूटर प्राथमिक स्तर पर नहीं कह सकते, ना ये बाल साहित्य। तो सबसे पहला आप देखकर ही डायरेक्टली मार्क कर सकते थे। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात है क्या है, यह बात स्वाभाविक है भाई, इसमें कुछ निंदनीय नहीं है, ना विचारणीय, ना अनुचित है। ठीक है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डेडेजेस का अभिन्न अंग भी है। भरो बेस्ट ऑप्शन क्या है, हमारी सभ्यता और संस्कृति का बेस्ट, यही सबसे है। ठीक है, बाकी देख लो आप। 60 प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या है, सहायक होंगे। बाकी बाधक, निरर्थक, अनुपयोगी तो जैसा कुछ नहीं हो सकता, सहायक ही होंगे। 117वां क्वेश्चन है, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों, किन्हें, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेना, आप समझ जाओगे। 118वां है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। भाई मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ना सारे ऑप्शन पढ़ रही हूँ, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए। कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं। क्या है, समझने और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी को सीखना, क्या, उसकी अवधारणाओं और शब्दावली को सीखना। सारे पार्ट हो गए, इंग्लिश बचा है लास्ट सेक्शन, चलिए इसे भी करते हैं। कह रहा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो क्वेश्चन नंबर 121 to 128 बाय चूजिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मतलब 121 से 128 तक जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनका आंसर इस पैरा के बिहाफ पर आपको मार्क करना है। तो चलिए पैरा पढ़ते हैं आपके लिए। Freedom is one of the most important factors in life. Man has fought potentially all over the world for freedom. Religions have promised freedom, but not in this world, but in another. In the capitalist country, individual freedom exists to some degree, and in communist world, it has been denied. From ancient time, freedom has meant a great deal to man, and there have been its opponent, not only political but religious, through inquisition, excommunication, tortures and banishment, and the total denial of man's search for freedom. ये कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता है वो किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। हम लोग हर एक हद तक, हर एक लिमिट तक पूरे विश्व से लड़ चुके हैं स्वतंत्रता के लिए, बट जो रिलीजन है वो भी हमें मोक्ष की प्राप्ति यानी आफ्टर डेथ तो फ्रीडम देने की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले कैसे मिलेगी इसके बारे में कोई बात नहीं करता। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले देश हैं वहाँ पर तो कुछ हद तक फ्रीडम एग्जिस्ट भी करती है, बट जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड है वहाँ ये चीज़ बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। मैं जल्दी जल्दी पढ़ देती हूँ आपके लिए, बाद में समझा दूँगी। ठीक है, There have been wars and counter-wars fought for freedom. This has been the pattern of man's endeavor for freedom throughout history. ठीक है, freedom of self-expression and the freedom of speech and thought exists in some part of the world, but in others it does not. मतलब सोचो, लोगों को सेल्फ एक्सप्रेशन और फ्रीडम और बोलने तक की स्वतंत्रता नहीं है कहीं कहीं लोगों को। ठीक है भाई, हम लोग लकी हैं कि हम बोल तो लेते हैं। It doesn't. Those who have been conditioned revolt against their background.
This reaction, which take different form, is called freedom. The reaction to politics is often to shun the field of the politics. One economic reaction is to form small communities based on some ideology and under the leadership of one person, but these soon disintegrate. The religious reaction against establishment organization of belief is to revolt, either by joining other religion organization or by following some guru or leader or by joining some cult. Or one denies the whole religious endeavor. One thinks of freedom only as freedom of movement, either by physical or movement of thought. It appears that one always seek freedom on the surface. जो भी लोग हैं जिन्हें फ्रीडम का मतलब केवल इतना समझ में आता है कि मूवमेंट, अपने हिसाब से चलने फिरने काम करने की स्वतंत्रता है और सोचने की स्वतंत्रता है, बस काफ़ी है भाई, वो केवल एक सरफेस पे स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं. श्योरली दिस इज़ रादर अ लिमिटेड फ्रीडम इन्वॉल्विंग अ ग्रेट डील ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स एंड वायलेंस. इनर फ्रीडम इज समथिंग एंटायरली डिफरेंट. मतलब जो आंतरिक स्वतंत्रता है वो बिल्कुल तरीके से डिफरेंट है. इट हैज़ इट रूट्स नॉट इन द आइडिया ऑफ फ्रीडम बट इन द रियलिटी ऑफ फ्रीडम. उनका मतलब स्वतंत्रता केवल ऊपरी तरीके से दिखने वाली है कि एक सोच नहीं है, बल्कि वाकई में स्वतंत्रता है. इट कवर्स ऑल द एंडेवर ऑफ मैन विदाउट इनर फ्रीडम ऑफ लाइफ विच without inner freedom, life will always be an activity within the limited circle of time and conflict. मतलब कह रहे हैं कि बिना इनर फ्रीडम के लाइफ क्या है कि एक टाइम और एक कन्फ्लिक्ट के बीच एक छोटी सी एक्टिविटी, एक सर्कल, मतलब टाइम और कन्फ्लिक्ट के सर्कल के बीच गुजरने वाली लिमिटेड दायरा है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं. Which method do authorities not use to suppress people fighting for freedom? ठीक है, कौन कौन से यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है. इंक्विजिशन, एक्सकम्युनिकेशन, टॉर्चर एंड बेनिसमेंट. यहाँ पर क्या है, परसुएशन नहीं दिया रखा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है रिएक्शन अगेंस्ट स्टेबलाइज्ड रिलीजन prompts people not to what, not to start a new religion. ठीक है, रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज व्हाट, इनर फ्रीडम. ये लास्ट पैरा में दे रखा है. देखो जैसे पैरा पढ़ना हो प्लीज़ एक बार पढ़ ले लो, वो कर ले, क्या पॉज कर ले और पढ़ ले. 124 कह रहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. इंडिविजुअल फ्रीडम डजंट एग्जिस्ट एट ऑल इन द कैपिटलिस्ट कंट्री. पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इज कम्युनिस्ट कंट्री. क्या पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू है. तो यहाँ पर ए तो गलत है, इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट इन ऑल. कैपिटलिस्ट में तो एग्जिस्ट करती है भाई, कम्युनिस्ट में नहीं करती. ए गलत है और बी सही है. Which word is most similar in the meaning to the word endeavor as used in the passage? ठीक है, endeavor का मतलब होता है प्रयास. ठीक है, तो यहाँ पर endeavor का मैं तो कह रही हूँ पैसेज पे नहीं भी जाओ तो तुम देख लोगे कि attempt है जो ज़्यादा क्लोज है, इसके सिमिलर है इसके प्रयास. Which word is most opposite in the meaning to the word son as used in the passage? ठीक है, शन का मतलब पता है क्या होता है. सन का मतलब होता है जो खुद से कटे, दूर भागे या खुद छोड़ के जाना चाहे, किसी को भगा देना, इस तरीके का. तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसका अपोजिट वेलकम ही होगा. लो नहीं भी जाओ पैसेज में अगर आपको डायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर. There is no doubt that hard work paves the way to success. तो एरर पार्ट डी में है, यानी कि यहाँ पर पार्ट ए में. क्वेश्चन नंबर 128 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ नॉट ट्रू. कौन सा सेंटेंस है जो यहाँ पर ट्रू नहीं है. सेंटेंस है मैन कैन एन्जॉय लाइफ इन द एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम, ये एकदम सही है. मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट फ्रीडम, ये भी सही है. फ्रीडम इज़ नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ, ये भैया सही है. नॉट ट्रू के केस में ये वाला सही है. ठीक है, 128 के बाद डायरेक्शन है रीड द पैसेज गिवन, वो लोग क्लियरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. 129 से 135 तक जितने भी क्वेश्चन के आंसर मार्क करने हैं इस पैसेज के बिहाफ पर मार्क करने हैं. तो चलिए पैसेज पढ़ते हैं. What is the core of life? Hence water must be central to our spiritual thinking. What is not only the most of it but also most of life. Therefore water conservation must be our deepest concern. ये पैसेज वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है और आगे का पैसेज बहुत ईजी है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही. नीचे पढ़ते हैं.
The Himalayan mountain range is among the highest, youngest, and most fragile ecosystem of the planet. The Himalayas have given us some of the great river system of the earth, including Indus, Ganga, Brahmaputra, No, Salween, Yangtze, and the Mekong. The Himalaya, also called the third pole, for they contain the largest mass of ice, snow outside the Earth's polar region, the North and South poles. There is a permanent snow line above 5,000 meters. Some of the glaciers in the region are the longest outside the two poles. The Himalayas serve as water towers, providing water on the sustained basis to more than 1,000 million people and millions of hectares to the land in the South Asia. The greenery, benevolent climate, highly productive ecosystem, food production, and overall happiness in the South Asia are in fact attributable to the bounty of Himalayas. They are not only beautiful, they are life givers. Little wonder that they are venerated as the abode of gods. To keep the third pole preserved through the azure conservation is one of the greatest challenges for the contemporary bird. Himalayan mountains are a common but fragile natural resource as mountains ecosystem have enormous bearing on the earth's system. Their special care, regeneration and conservation of their pristine resources would only bring more happiness, peace and prosperity to the large part of the world. In Agenda 21, Chapter 13 of the United Nations, the importance of mountain is underlined. Mountain environments are essential to the survival of the global ecosystem. The Himalayas in the state of Uttarakhand are especially rich in water resources. This area is home to dozens of perennial streams and numerous other rain-fed rivers, along with the innumerable rivulets, वाटरफॉल्स एंड पॉन्ड्स एक्सेट्रास. ठीक है, पढ़ लिया. पूरा वाटर सिस्टम के बारे में ही है, हिमालय की तारीफ हो रही है. आप इसे फिर से पढ़ लेना, जिससे पॉज करके पढ़ना हो ये लो पढ़ लो, पॉज कर लो, इसे पढ़ लो, इसे भी. ठीक है, ईजी सा पैसेज है, एक्सप्लेनेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है. 129 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन मेंशन्ड इन द पैसेज. ठीक है, पैसेज में हिमालयाज प्रोवाइड अस विद हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है. हिमालय प्रोवाइड वाटर टू मोर देन 1,000 मिलियन पीपल है. द हिमालयाज इरीगेट मिलियन ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड भी है. द हिमालयाज फॉर्म द बैकबोन ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्री. भाई ये नहीं लिखा है, दिस इज अ राइट आंसर. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. ठीक है, गलत कौन सा है. द हिमालयन माउंटेन्स आर अ फ्रेजाइल रिसोर्स. क्लाइमेट चेंज हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालयाज. ये गलत है, लिटिल इफेक्ट नहीं, अच्छा वाला इफेक्ट होता है. ठीक है, 130 के बाद 131. 131 देखते हैं. विच इज़ नॉट सो स्पेशल अबाउट द हिमालयाज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड. ठीक है, क्या है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है. ह्यूज मिनरल डिपॉजिट्स. ठीक है, यहाँ पर भी आंसर नंबर 2 विल बी आर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं. 132 देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड बाउंटी. क्या होता है बाउंटी? मतलब होता है जेनरसिटी, उदारता. बाउंटी मतलब होता है तोहफे देना, किसी को खुश करना, या उदारता भी होता है, तो सेम सिमिलर मीनिंग है जेनरसिटी. ठीक है, अब 133 है. विच वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड बेनेवोलेंट. बेनेवोलेंट मतलब जानते हैं क्या होता है? अरे ये अपोजिट तो मेलवोलेंट पहले ही दे रखा है, तो बहुत ईजी है. ठीक है, बेनेवोलेंस मतलब आशीर्वाद होता है, किसी के बारे में अच्छा बोलना. 134 है. विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस. ठीक है, द एरिया इज होम टू द डजन ऑफ पेरेनियल स्ट्रीम्स. इसका आंसर बताओ. इसका आंसर है ये जो पेरेनियल स्ट्रीम्स हैं, बिकॉज स्ट्रीम इज अ नाउन एंड दैट क्वालिफाई अ नाउन इज एडजेक्टिव. समथिंग दैट क्वालिफाइज अ नाउन इज एन एडजेक्टिव, तो पेरेनियल इज एन एडजेक्टिव. 135 है. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू. वाटर शुड बी सेंट्रल टू आवर थिंकिंग बिकॉज. ठीक है, बिकॉज वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, दिस इज ट्रू.
1 second. This is true. It's a lifeline for a farmer. This is also true. It is considered holy by most of religion. ऐसा भाई पैसेज में कुछ नहीं दे रखा है. चलिए 136 पढ़ते हैं. A teacher wants to create a language rich environment in her class. She should क्या करना चाहिए? अगर लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट क्रिएट करना है क्लास में तो टीचर को चाहिए प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन. क्वेश्चन नंबर 137 है लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज एन रीडिंग ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन? थिसॉरस इसका आंसर होगा. Which one of the following statement is not correct about the print rich environment? Is not correct. ठीक है. ऑप्शन पढ़ लेना. जो करेक्ट नहीं है वो है once the material is pasted on the wall it shouldn't be removed for the whole session. ठीक है. पढ़ लेना ऑप्शन, आपको खुद ही पता चल जाएगा. ऐसा नहीं है एक बार वॉल पेंटिंग नहीं, स्कूलों में वॉल पेंटिंग हम देखते हैं. 139 के बाद 140 पे चलते हैं तो भाई उसे हटा ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है. अ टीचर गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीशन टू क्लास 5th स्टूडेंट्स. द रोल ऑफ दिस टास्क इन अ लैंग्वेज लर्निंग विल बी व्हाट? Will be to facilitate conversation while given a specific language practice using formulaic expression. ठीक है. 141 है using realia in the language class means bringing what? Means bringing real objects as teaching aids. ठीक है. The multilingual nature of the Indian classroom must be used as a resource so that what? So that every children feel secure and accepted. 143 question है an English textbook for class 1st starts with pictures, poems and stories and ends with alphabets in the end. Which approach does this kind of the arrangement reflect in language pedagogy? ठीक है. इसका आंसर होगा टॉप डाउन अप्रोच. 144 है while checking the notebooks the teacher observed that a children has repeatedly made some error in writing such as reverse image as B to D, M को W लिख देता है. the teacher is showing the sign the child is showing the sign of क्या? इससे हमें पता चल रहा है चाइल्ड के वाले में कि उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है. ठीक है. थर्ड आंसर है. A teacher is telling a story with actions and gesture to the class 3rd student. After this, she asks them to draw pictures on the story in the group. Why do you think she asks them to draw a picture on the story? 145 का आंसर है she wanted to assess their comprehension in the story. ठीक है. 146 पे चलते हैं. Active vocabulary consists of words which are what? Which are used frequently. The major aim of teaching poetry is enjoyment and appreciation. ठीक है. Morphemes is that morpheme क्या होते हैं? Morpheme smallest unit of meaning होता है that cannot be broken. इसको भाई याद रखना, ये बार बार रिपीट हो जाता है क्वेश्चन और इसमें नहीं और भी जगह रिपीट हो जाता है. A teacher of the class 2nd uses learners' knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here, learners' language is used in teaching English as a what? As a resource. ये बहुत easy सा था. BICS stands for Basic Interpersonal Communicative Skill. Answer is 4. ठीक है. तो यहाँ पर हमने पूरे CCHAT पेपर जो दिसंबर 2019 में आया था का सोल्यूशन देख लिया है. इसके पहले जो जुलाई में पेपर आया था उसका भी सोल्यूशन मैं डालूँगी, तो प्लीज़ उसके साथ भी जुड़े रहें. बाकी जिन बच्चों ने इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ करा था उनके लिए भी मैं सोल्यूशन डालूँगी अगले वीडियो में. ठीक है. जूनियर का भी सॉल्व मैं यहाँ पे कराऊँगी जो भी बच्चे देने जा रहे हैं. मैं तो कहूँगी जिसने फॉर्म भरा हो सब जाके जूनियर भी दें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसने नहीं भी पढ़ा होता है. तुक्का टेक्निक विल हेल्प यू देयर और एलिमिनेशन टेक्निक भी आपकी मदद करेगी. ठीक है. तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें. फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, मेरी आवाज़ समझ में ना आ रही हो, मुझे कुछ सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर ड्रॉप कर दें. थैंक यू फ्रेंड्स.